कैले बजे मुरुली बेड़ा ऊंची नीची डान्यू माँ चिरी है काले जी मेरी उदेख मान माँ। क्या दूसरी बात जब उन्होंने बताया कि छैला ओ मेरी छबीली मेरी हे माँ मालिनी, उन्होंने जब इस गाने का रूपांतरण किया, बताया, अर्थ बताया, तो हेमा मालिनी ने तक उस चीज़ को समझा और न माफ़ी मांगी और पिताजी इस केस को जीते। छैला ओ मेरी छबीली मेरी है माँ मालिनी, छैला ओ मेरी छबीली मेरी है माँ मालिनी, आंखें तेरी काए 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 नसीली आए हाय हाय, आंखें तेरी काए 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 नसीली आए हाय हाय। सबसे पहले घुघुती ना बासा वाला जो गाना आया वो पूरे पहाड़ में फेमस हुआ। जब बाजार की तरफ आने वाले थे तो कहने लगे थे आप हमारे साथ बैठो, मैं एक गीत गुनगुनाता हूँ, अगर इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगे, अच्छा लगे तो हाँ गाना, अगर बुरा लगे तो वो भी कह देना। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा, आप सिर्फ अपने YouTube चैनल को चमकाने के लिए ऐसी बातें ना कहें, क्योंकि उन्हें आज तक कभी साइकिल तक चलानी उन्हें नहीं आती थी, तो ट्रक तो बहुत दूर की बात है। शिवा का डमरू बाजू ओ शिवा का डमरू बाजू मेरी ही वाला डम डम मेरी ही वाला डम डम घानी बाजी रे टन टन भुरु भुरु उजाऊ है गो। तो तीसरी में हमने सोनू निगम जैसे कलाकार से उन्होंने मिलाया, वो बैठे हुए थे वहाँ, वो लिख रहा था कुछ गाने वाने, अपने सेटिंग उसकी भी रिकॉर्डिंग थी और हमारे ताऊ जी की भी रिकॉर्डिंग थी, स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी। सिर्फ रात के 9 बजे से 11 बजे तक या 8 बजे से 10-11 बजे तक के गीतों को ही आप ये मत समझो कि ये बहुत हाईलाइट गाने हैं। बाटा गोड़ाई कख तेरो गोचा बोले बोरानी क्या तेरो नोचा। विवाह गीत जो चलती है ना आज भी लोगों को रुला देती है, तो उसकी ये कैसेट की खासियत देखिए आप, वो कैसेट बिल्कुल लोकल हमारी बिल्कुल उत्तराखंड भाषा से है जी, लेकिन उसमें संगीत दिया है पंजाब के आदमी ने। अच्छा। पंजाब का श्री चरणजीत सिंह आहूजा, ये मेरी माता जी हैं, श्रीमती मीरा गोस्वामी। उन्होंने कहा बेटा तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, बस अब हमारा कोई पता नहीं है हम कब हैं कब नहीं है, वास्तव में पता नहीं वो बाणी लगी, वही उनका सत्य रहा, मतलब बोलना जो बोला उन्होंने। उत्तराखंड के सुर सम्राट गोपाल बाबू गोस्वामी कुमाऊनी लोक गीतों के प्रसिद्ध गीतकार और गायक थे। उत्तराखंड के लोक गीतों को एक नया रूप, नई ऊंचाई देने वाले गोस्वामी जी के बिना उत्तराखंड के लोक संगीत, खासकर कुमाऊनी लोक संगीत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं अपने गीतों से प्राकृतिक सौंदर्य, लोक सौंदर्य, श्रृंगार रस, उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सजाने वाले गोपाल बाबू गोस्वामी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। गोपाल बाबू गोस्वामी जी का जन्म उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में चौखुटिया के चांदी खेत नामक गांव में 2 फरवरी 1941 को हुआ था। इनके पिता का नाम मोहन गिरी और माता जी का नाम चनुली देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चौखुटिया के सरकारी स्कूल में हुई थी। उनके पुत्र रमेश बाबू गोस्वामी बताते हैं कि 8वीं पास करने के बाद वे फौज में चले गए, मगर पिताजी के अकेले पुत्र होने के कारण वे चाहते थे कि वो घर पर ही व्यवसाय करें। मजबूरन उन्हें फौज की नौकरी छोड़कर आना पड़ा। घर आकर उन्होंने खेती का काम शुरू किया और खेती के काम में उनका मन लग गया। नमस्कार, पहले मैं रमेश बाबू गोस्वामी आप सभी दर्शकों को कोटि कोटि नमन करता हूं और अब तरफ आप सब लोगों को पहला अगला करूँ। पिताजी के बचपन के जो दिन, कितने भाई बहन थे? वो 2 भाई बहन थे। बड़ी उनकी बहन थी श्रीमती राधा देवी और वो छोटे भाई थे और अपनी बहन से 3 साल छोटे थे। और जो उनकी शिक्षा हुई यहीं चांदी के चौखुटिया में उन्हें जन्म लिया और यही उनका पैतृक गांव है। और जिस अभी स्थली पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे हम पिताजी का जन्म महोत्सव भी मनाते हैं। यहीं पे 2 फरवरी हर विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी मनाया जाएगा। तो जितने भी दर्शक अगर जो आस पड़ोस के, मैं उनसे कहूँगा, आग्रह करूँगा आप जरूर आइएगा चांदी के चौखुटिया में, बैराटेश्वर मंदिर चांदी के चौखुटिया में। और पिताजी ने जो उनकी प्राइमरी शिक्षा उनने यहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा और उनकी जो शिक्षा थी 8वीं क्लास तक उनने
पढ़ाई की। और फिर उसके बाद वो एक आर्मी में भी उनकी जॉब लगी, जिसमें आर्मी माला में ये जहाँ पुलों का निर्माण होता है, जो पुल एक सेक्टर होता है इसके अंदर, उसमें उन्होंने कार्य किया। अपने पिता की इकलौती संतान होने के कारण दादाजी ने बिल्कुल इस चीज़ के लिए उन्हें मना कर दिया, जिस चक्कर में उन्हें फिर अपना जॉब वहाँ पे छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने यहीं पे घर में खेती बाड़ी की और अपनी जीवन को इसी तरह व्यतीत किया। सन 1970 में उत्तर प्रदेश राज्य के गीत और नाट्य प्रभाग का दल किसी कार्यक्रम के लिए अल्मोड़ा के चकुटिया तहसील में आया था। यहाँ उनका परिचय गोपाल बाबू गोस्वामी जी से हुआ। उनकी प्रतिभा देखकर वो भी प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाए। दल में आए एक व्यक्ति ने उन्हें गीत संगीत नाट्य प्रभाग में भर्ती होने का सुझाव दिया और साथ साथ नैनीताल नाट्य प्रभाग का पता भी दे दिया। 1971 में उन्हें गीत संगीत नाट्य प्रभाग में नियुक्ति मिली। तो मैं तो कॉल के बाबू कत्ती नहीं गायक ने तो उन्होंने इतनी अपन हल बानी है ना हो बानी है और ग्रामीण खेती बाड़ी करनी है, तो पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ यहाँ संभव हो जानी है। तो यह लीजिए वो कति बिहार नहीं गए। मैं लोग करने की, अब बल्कि एक इंटरव्यू देखो मैं कि गोपाल बाबू गोस्वामी जी ट्रक ड्राइवर थे। अब मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा, आप सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल को चमकाने के लिए ऐसी बातें ना कहें, क्योंकि उनने आज तक कभी साइकिल तक चलानी उन्हें नहीं आती थी, तो ट्रक तो बहुत दूर की बात है। उन्हें कभी ट्रक के, मैं कह सकता हूँ क्या कहते हैं, बैठे जरूर होंगे क्योंकि गाड़ियों में, पर उन्होंने कभी हैंडल भी ऐसे नहीं लाया होगा। मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो उनकी बहन है मुझे बताती हैं और माता जी हमारी बताती हैं, तो लोग अपने मन दड़न कहानियाँ बनाकर ये वो ट्रक ड्राइवर थे, ऐसा था वैसा था, ये सिर्फ अपने चैनलों को चमकाने के लिए ये लोग इससे कहते हैं। मैं उनसे कहूँगा, आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, जब तक आप पूरी जानकारी ना हो ऐसी मिथ्या बातें अपने ओर से ना लिखें। सबसे पहले सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन वाले यही प्राइमरी स्कूल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो आपकी वीडियो के माध्यम से वो स्कूल भी दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन से कोई आए थे, तो मुझे परसों में जब दिल्ली से आ रहा था कोई बताते, उस समय हमारे कुमाऊँ के कोई कमिश्नर थे, तो उस समय यहाँ डामगले में आए थे करके, तो उन्हें गाने का बड़ा शौक था, तो वो लोग वहाँ पे आए थे। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन वाले यहाँ पे आए थे, वो लोग भी आए थे। तो यहाँ पिताजी हल बा रहे थे खेतों में। अच्छा। तो किसी ने कहा कि यार, पिताजी से बड़े थे, उन्होंने कहा यार गोपाल, यार यहाँ सॉन्ग डरामा डिवीजन आ रही और क्या वाला भल छू, तू लग गया, आ जा एक दी गीत गया सुना है अपना गीत, तो ऐसा कहा तेरी आवाज़ अच्छी है, तू भी कुछ गा ले। तो पिताजी भी गए यही प्राइमरी स्कूल में जी। तो जो उनके साथ, बल्कि आज उनकी उम्र, वो टीचर है यहाँ पे ये बसबिड़ा में, वो भी कह रहे थे कि मैं भी उस समय वहीं था। तब जब पिताजी की उन्होंने आवाज़ सुनी, तो पिताजी की आवाज़ को सुन के वो मंत्रमुग्ध हो गए कि यार आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, अगर आपको हम इसी लाइन में जॉब दिलाएं तो क्या आप करोगे? तो पिताजी ने कहा क्यों नहीं, होता ही है हर व्यक्ति को, अगर उसके क्षेत्र का काम मिल जाए तो वो इच्छाएं रखता ही है, सोने पे सुहागा। तो उन्होंने नैनीताल पिताजी को बुलाया। तो नैनीताल पिताजी, यहाँ से पिताजी के नैनीताल गए। वहाँ से जब उन्होंने अपनी गायकी से अपनी आवाज़ जब उन लोगों को सुनाई और वो सबको पसंद आई, तो वहाँ से उनकी जॉब लगी। तो सबसे पहले प्राइमरी यहीं चांदी के चकोटिया प्राइमरी स्कूल है, तो वहीं पिताजी वहाँ सॉन्ग एंड ड्रामा जो है नैनीताल से आए थे। ये जो लोग अभी कहते हैं कि अल्मोड़ा में आए, कहीं अल्मोड़ा में नहीं। अच्छा। हे केले बज मुरुली बेणा ऊंची नीची डान्यू माँ, चिरी है काले जी मेरी उदेख मान माँ, केले बज मुरुली बेणा ऊंची नीची डान्यू माँ, चिरी है काले जी मेरी उदेख मान माँ, मुरली को सोर सुनी हिया भारिये को पापिलो मेरो बेड़ा मन दुख है चो स्वामी पर देसा मेरा उजरी लाम माँ, केले बज मुरुली बेड़ा ऊंची नीची डान्यू माँ, ओ बेड़ा ऊंची नीची डान्यू माँ। क्या बात। गोपाल बाबू गोस्वामी जी एक हमारे धरोहर थे पूरे पहाड़ के लिए, विशेषकर कुमाऊँ
उसे पूरा पहाड़ी कहेंगे हम। जी। और जब उनके सानिध्य में जब वो नैनीताल से आते थे, शायद वो 72 में नीलकंठ जो ड्रामा डिवीज़न था उसमें वो चले गए। जब वो घर आते थे तो हमसे जब बच्चों से प्यार करते थे तो कहते कि हमारे घर चलो, घर चलो। घर में उनकी जैसे रमेश बाबू जी की अम्मा रहती थी श्रीमती चंदली देवी, तो उनसे कहते थे खिचड़ी बनाओ, हरी सब्जी बनाओ, मूली बनाओ। और तो 2-4 बच्चों को हमको खिलाते थे। तो छोटे छोटे बच्चे थे तो वो हमको खिलाते थे बड़े प्रेम से। फिर कहते थे कभी जैसे उन दिनों डोरी से लाइट खींचने का होता, भैया डोरी से लाइट बाहर को कर दो, नीचे इधर को कर दो। तो काम भी थोड़ा बहुत लेने वाला था ताकि बच्चे काम सीख जाए ना, इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। फिर शाम के समय जब बाजार की तरफ आने वाले थे तो कहने वाले थे आप हमारे साथ बैठो, मैं एक गीत गुनगुनाता हूँ। अगर इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगे, अच्छा लगे तो हाँ गाना, अगर बुरा लगे तो वो भी कह देना। तो उनकी जो सबसे पहले घुघुती ना बासा वाला जो गाना आया वो पूरे पहाड़ में फेमस हुआ, घुघुती ना बासा आमा की डाई में करके, ठीक नहीं। और उसके बाद गीतों का तो नजियाबाद से सुनते रहे, आते रहे। तो लगातार एक सीरियल जैसा है गानों का है उनका। और फिर उसके बाद जब बहन विदा होती है, नारो चली नारो बेटा करके जो गाना था उनका, वो भी बहुत बड़ा फेमस हुआ। और यहाँ तक कि जब हम चंडीगढ़ और फरीदाबाद गुड़गांव की तरफ जाते थे, जब हम अजरंदा फरीदाबाद में है तो वहाँ इस पहाड़ी बंधु रहते थे। जब ये गाना चलता था हमको पहाड़ की याद आती थी और उनकी याद आती थी कि हाँ ये गाना यहाँ भी बज रहा है। तो उनके साथ काफ़ी समय गुजारा। फिर प्रेम भाव से जब वो नैनीताल से आते थे तो टॉफ़ी और विलायती मिठाई चलती थी उन दिनों, वो लाते थे, वो देते थे सारे बच्चों को और गांव के बच्चों को बुलाते थे, आओ भाई विलायती मिठाई खाओ। और प्रेम भाव से कहते थे कि कैसे हो, क्या हो। माता पिताओं से मिलते थे, बूढ़े बाड़ियों से मिलते थे, नमस्कार बोलते थे। तो हम लोग यही कहते थे कि कभी आप अपने ड्रामा डिवीज़न को यहाँ ले आओ, क्योंकि ड्रामा डिवीज़न बहुत बड़ी थी उनकी, नीलकंठ पार्टी। तो दूर दूर वो कहते थे कि भाई कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमको जाना होता है। कभी चौखुटिया का कार्यक्रम लगेगा तो हम अपनी टीम को जोड़ ले आएंगे। तो उनकी टीम उनकी सन 86, 80 और 86 में यहाँ इंटर कॉलेज में उनका कार्यक्रम भी हुआ 2 दिवसीय। और फिर मासी सोमनाथ का मेला जो होता था उसमें भी वो 3-3, 4-4 दिन के लिए आते थे पूरे टीम को लेके, विशेषकर चौखुटिया घाटी की ओर। तो तब हमने देखा कि हाँ कैसा कार्यक्रम ये लाते हैं लोग। तो सर उसके बाद क्या हुआ कि वो उनका आना जाना पहाड़ से लगा ठहरा और उन्होंने जितने भी गाने बनाए वो सारे लोगों को लोकप्रिय रहे और आज भी हमारे मन में बसे हुए हैं। अगर समय चले भी गए हैं तो पहाड़ उनके गीतों के माध्यम से हम उनको याद करते रहते हैं और यही सबसे बड़ा प्रेम है। गोपाल बाबू गोस्वामी जी के एक गीत के चलते उन्हें अदालत के चक्कर तक लगाने पड़े। कहा ऐसा जाता है कि जब उन्होंने छैला ओ मेरी छबीली गीत गाया तो हेमा मालिनी ने उन पर केस कर दिया था। मैं बताना चाहूँगा शायद मैं उसमें पैदा भी नहीं हुआ, ये तब की बात है। और नैनीताल की ये बात है जब पिताजी ने गाना गाया था, छैला ओ मेरी छबीली मेरी हेमा मालिनी आँखी तेरी काय काय नस्ली है। तो जब पिताजी ने जब ये मतलब इस गीत को जब लिखा तो किसी ने उस समय हेमा मालिनी अपने आप में एक ड्रीम गर्ल और चमकते हुए सी एक पूरे हिंदुस्तान की एक मैं कहूँगा कि एक ऐसी अभिनेत्री जिसको हर कोई देखना चाहता था, हर कोई मिलना चाहता था। तो किसी ने उनके ये बातें उनके मतलब में जहन में डाल दी कि यार एक उस समय आज तो उत्तराखंड है, उसमें उत्तर प्रदेश होता था। तो उत्तर प्रदेश में कोई एक गायक हैं, पिताजी का नाम लिया गोपाल बाबू गोस्वामी, उन्होंने आप एक गाना बनाया और एक जो गाना है ये काफ़ी अश्लील गाना है, ये उनके जहन तक ये बात डाली गई। तो जब ये पिताजी को जब उन्होंने केस किया, जब पिताजी ने इस गाने का अर्थ बताया और पिताजी ने सबसे पहली बात की, देखो हेमा तो कई मतलब कई नाम हो सकते हैं किसी, और मालिनी कास्ट कई लोग भी हो सकती है। पहले तो यहाँ उन्होंने अपनी इस चीज़ों को क्लियर किया। दूसरी बात जब उन्होंने बताया कि छैला ओ मेरी छबीली मेरी हेमा मालिनी, उन्होंने जब इस गाने का रूपांतरण किया, बताया, अर्थ बताया, तो हेमा मालिनी ने तक उस चीज़ को समझा और न माफ़ी मांगी और पिताजी इस केस को जीते। मेरी छबीली मेरी हेमा मालिनी
आंखें तेरी काए 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 नस्ली आए हाय हाय। इस गाने का आंखें तेरी इतनी खूबसूरत हैं कि इसको देख के एक नशा होता है। आंखें तेरी काए 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 नस्ली आए हाय हाय। छलाओ मेरी छबीली मेरी है माँ मालिनी, छलाओ मेरी छबीली मेरी है माँ मालिनी। आंखें तेरी काए 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 नस्ली आए हाय हाय। आंखें तेरी काए 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 नस्ली आए हाय हाय। धरती आज है गो आकाश जूना, रूप गागरी जैसी हौसिया बाना। फरफरा निशान कैसी लठकी थान जैसी, फरफरा निशान कैसी लठकी थान जैसी। चमकी रहे मेरी सुबह कासे की थाए थाए थाए, चमकी रहे मेरी सुबह कासे की थाए थाए थाए। 1976 में उनका पहला कैसेट HMV ने बनाया था। उनके कुमाऊनी गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए और आज भी हैं। उनके गाए अधिकतम गाने स्वरचित थे। उन्होंने कुमाऊनी लोक गाथाओं पर भी कैसेट बनाए। राजूला मालुशाही, हरुहित आदि ऐसी कई लोक गाथाओं पर उन्होंने गीत बनाए। अब यह है उनके परिचय के बारे में बताओ तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। मैं जब छोटा था तो मैं उन्हीं के साथ रहता था। जब वो घर में आते थे, करीब घर वो है सामने जी, तो वो मेरे से अपने गाने लिखवाते थे। मेरे से ये कहते थे कि तेरी राइटिंग बड़ी अच्छी है, तू लिख। तो उन्होंने एक लास्ट कैसेट मेरे से लिखवाई अपने घर में जब मैं इंटर में था। तो टी सीरीज में रिकॉर्ड हुई। उसका नाम था छर फूना जुग है जानो। वो टी सीरीज से रिलीज हुई। तो उन्होंने हमसे और ये गिरीश भाई से कहा कि आप दिल्ली चलो, तब तक जनवरी में 26 जनवरी दिखाएंगे आपको। तो 26 जनवरी देखने हम चल दिए, ये और मैं। ये खास मित्र हुआ मेरा, भाई भी हुआ। तो उसके बाद हम गए जब, तो उन्होंने हमें टी सीरीज दिखाई सेक्टर 16 में। तो टी सीरीज में हमने सोनू निगम जैसे कलाकार से उन्होंने मिलाया। वो बैठे हुए थे वहाँ, वो लिख रहा था कुछ गाने वाने अपने सेटिंग, उसकी भी रिकॉर्डिंग थी और हमारी ताऊ जी की भी रिकॉर्डिंग थी, स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी की। तो आप जिनको पहाड़ रत्न कहा जाता है जी, वो उनका परिचय किस प्रकार दूं मैं। तो बड़े बड़े डायरेक्टर वहाँ आगे उनसे मिलते थे, उनके पैर पकड़ते थे कि आप हमारे वहाँ 2-4 जरा सा ये रिकॉर्ड कर दो कोई गाने। तो कहते थे मेरे को टाइम ही नहीं है, मैंने इतने कष्ट आज वहाँ करनी, इतनी रामाओं में करनी, इतनी सोनूटोन में करनी है। तो वो टी सीरीज में फिर हमको ले गए। फिर वहाँ कॉफ़ी भी हमने, वहाँ पूरा टी सीरीज का सेक्टर देखा, लक्ष्मी स्टूडियो देखा। मैं 91 की बात बता रहा हूँ आपको। 91 में हम दिल्ली गए तो उनके मतलब पैर, डायरेक्टर आगे पैर पकड़े थे। उसमें सोनूटोन, टिप्स, जय कालिका, ये छाप और 1-2 और थे, हिमालय कैसेट, कि हमारे यहाँ कर दो रिकॉर्डिंग, हमारे यहाँ कर दो, हमारे यहाँ कर दो। नीलम हो गया आपका, और हृदय कैसेट्स के साथ भी उन्होंने कहा। हृदय कैसेट के साथ तो उनके है ही। तो उनका नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग है वहाँ, ये है वो करके, मेरे को टाइम नहीं है बिल्कुल मुझे जा। तो उनको वो करने के लिए ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां गाड़ी भेजते थे नैनीताल, मतलब उनको कैसेट वहाँ दिल्ली ले जाने के लिए। वही उन्हीं गाड़ी में जाते थे, रिकॉर्ड करते थे, फिर छोड़ते थे नैनीताल तक। और उस टाइम पे जैसे आज के टाइम पे तो फोन वगैरह हो गया। हाँ, आप तो उनसे कैसे संपर्क किया जाता था वो तभी? लैंडलाइन से चलता था। वो जहाँ रुकते थे लैंडलाइन लगा रहता था वहाँ पर। अच्छा, हाँ, क्योंकि फिर ये मोबाइल की तो कोई व्यवस्था थी नहीं। तो या वो कोई उनसे सिग्नल अपना आदमी भेजते, तब मैं कह रहा हूँ ना कि वो गाड़ी भेजते थे कि वो कहते हैं आपके पास मसाला, एक प्रकार का मसाला जो होता है कि आपका क्या मसाला जिसे कहते हैं कि हमें गानों का भंडार मेरे को पड़ा है अभी, जो मैंने अपने पास रखा हुआ है। तो आप कहो तो मैं एक दिन में 10 कैसेटें निकलवा दूँ नए गानों की। तो उसे कहते हैं मतलब उनकी भाषा में वहाँ मतलब दिल्ली में कि मसाला कितना है आपके पास। अच्छा, हाँ, तो वो कहते हैं मेरे पास 10 कैसेटों का मसाला है, 20 कैसेटों का मसाला है, आप बताओ तो सही कितनी रिकॉर्ड करनी है। और नंबर 2, जो उस टाइम पे रिकॉर्ड होते तो डबल ट्रैकिंग में रिकॉर्डिंग होती थी। एक बार पहले रिकॉर्ड होती थी, उसके ऊपर डबल ट्रैकिंग में रिकॉर्ड होती कि कोई आवाज़ खराब तो नहीं हो रही है। तो लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। वो एक फर्स्ट राउंड में ही रिकॉर्ड कर लेते थे गाने। फर्स्ट उसमें डबल ट्रैकिंग करने के लिए उनके लिए सुर कम पड़ जाते थे हारमोनियम के या कैशियो के, क्योंकि हाई पिच पे हाई उसमें गाते थे ना, स्पेन में गाते थे। उन्होंने उन्होंने कहा रामा के वहाँ बैठा गया, उन्होंने कहा मैं वहाँ जा रहा, आप यहाँ देख लो तक। रामाल ने कहा ये कैसेट तुम्हारी निकाल देते हैं। अब ये तो थे ही उनके पुत्र,
और हमने मिक्स में कैसेट हमारी भी रिकॉर्ड की गई वहाँ। तो हमको लेकिन डबल ट्रैक के लिए बुलाया गया फिर दोनों को ही कि तीसरे दिन आपके डबल ट्रैक में फिर यही गाने रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था, क्योंकि हम तो ऐसी 26 जनवरी देखने गए थे, कैसेट के चक्कर में पड़ गए। तो कौन सी कैसेट का नाम क्या था? वो है तलशैणी ये अच्छा राड़ा जो होता है ना, जी, सरसों जो होती है जी। तो ये हमने 6 गाने रिकॉर्ड करे वहाँ हमने, और एक कमलेश मैनाली थी लड़की, दिल्ली में ही रहती है। तो वो आपने खुद लिखे थे गाने? हाँ वो गाने हमने खुद वहाँ दिल्ली में बैठ के लिखे वो गाने। अच्छा। हाँ दोनों नहीं हमने। पिताजी के साथ मेरा जितना भी उनके साथ मेरा समय व्यतीत हुआ, तो जब भी पिताजी घर आते थे तो सबसे पहले एक होता ना कि यार जब घर के आज तो मतलब मैं एक पुत्र अपने पिताजी से मतलब बहुत फ्रैंक हो गया है और बिल्कुल अपने पिताजी से बिल्कुल ऐसा लगता है दोस्ती से बात। उस समय एक लिहाज होता था, पर्दा होता था, या आप बाबू चीज़ तो जो एक डर से लगनी है कि बाबू है कि कने। तो पिताजी जब भी घर पर आते थे तो हम लोग मतलब मैं तो सबसे छोटा था, हम भागना शुरू करते थे, उस कमरे में नहीं जाना, इस कमरे में रहना। पिताजी 2 दिन रहते थे, 3 दिन रहते थे, तो एकदम क्योंकि पढ़ाई के बारे में पूछ लेंगे करके कुछ होता ही है उस समय, डर रहती है। तो पिताजी जब भी समय तो मुझे गोदी में लेके मतलब मैं काफ़ी गाने मतलब वो गुनगुनाते थे जो मेरे जहन में हो। एक गाना मुझे हो और माँ खेतों में रहती थी, कभी जंगलों में रहती थी, तो गाना कभी नानी जो भूखे डाड़ मारी चो ओ हीरू घर ए जा, नानी जो भूखे डाड़ मारी चो ओ हीरू घर ए जा, ये लोरी सुनाते थे पिताजी मुझे, है ना। तो वो चीज़ मुझे याद है। और वो एक कापी एक पेन हमेशा उनके हाथ में जब भी घर पे बैठेंगे और लिखना शुरू करते थे। एक मुझे जहन में याद है कि उस समय घुगती ना बासा आम की डायमा, तो घर पे पिताजी खाना बना रहे थे, भाग नाम है तोलम, तो एक घुगुत बैठे हुए आमड़ोम, तो घुगुत घुरघुर लगे हुए, तो बाबू लोग गी लगा आम की डायमा घुगुती ना बासा। तो एक मतलब फाख्ता पक्षी उसे कहते हैं, घुगुत कन्या पहाड़ में। तो उसकी वेदना को एक नारी की वेदना के साथ जोड़कर उसकी मतलब मैं ये कहता हूँ कि देखिए आज वो हमारे पिताजी हैं, मैं उनका फ़ैन, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। चलो मेरा सौभाग्य है, मैंने स्कूल में जन्म लिया, तो वाकई मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्योंकि कैसी मतलब उस समय की जो रचनाएँ कैसे लिखते थे, एक फाख्ता पक्षी की एक विरह वेदना को उन्हें नारी वेदना के साथ जोड़कर, और उनके पति उनसे बहुत दूर हैं, तो उस चीज़ की वेदनाओं को जब उन्होंने समेट कर लिखा, घुगुती ना बस आम की डायमा तेरी जैसा माला होनी उड़ी बैला जानी, स्वामी का मुख अगणी जी भर देखानी। तो एक नारी वो कह रही है कि फाख्ता पक्षी, काश मैं भी, मेरे पास भी पंख होते, मैं भी वहाँ से उड़कर उनको देखाती हूँ किस हाल में क्या है। हाय तेरी रुमाला यो गुलाबी मुखड़ी, हाय के भली छची रे नाख की नथुली, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला यो गुलाबी मुखेड़ी के भली छची रे नख की नथुली, तेरी के भली छची रे नख की नथुली, हाय तेरी रुमाला। कोई गायक कोई लेखक जब अपनी संरचना को लिखता है, गाता है, वो बड़े मतलब मैं ये बताऊँ, मतलब उसकी वो हम कहते हैं कि उसकी वो मेहनत है, उसका खून पसीना जो कहते हैं ना, जैसे अभी मैं गा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वो यही तो मेरी खून पसीने की कमाई है जी। मैं गायक हूँ तो मेरा खून पसीना कहाँ दिखेगा, मेरी लेखनी में दिखेगी, मेरी गायकी में दिखेगी, मैं क्या लिख रहा हूँ उसमें दिखेगी। तो उस समय जो लोगों ने अपने मेहनत कर रात भर लिख कर सोच कर, देखो कोई गीत तो ऐसे होते हैं कि आजकल के जो गाने ऐसे हैं, मैं आपको बताऊँ, आप मुझे 10 गिनती गिनो, मैं 10 गिनती में 10 गाने बना दूंगा। सही बात। और जो पहले की जो लेखनी थी उसमें गाने एकदम नहीं बनते थे, बड़ा मतलब सोच विचार। आपको ये बात बताऊं, किस्सा बताऊं, वो गाना पिताजी का है भुरभुर जाओ हो, ये गाना पिथौरागढ़ में लिखा उन्होंने, चंडाक एक जगह है। तो रात के 1:30 बजे बैठे थे, और उस समय वाचस्पति ढोंडी जी भी हैं जो गायक थे अपने गढ़वाल से, तो उनने भी मुझे ये बात मुझे बताई। तो रात को जब लिखा तो सुबह के 5 बजे तक गाना कंप्लीट किया उन्होंने। अब लगाइए
कैसे मतलब उन्हें वो चीज़, एक गायक एक लेखक कैसे रात भर जागे उस गाने को लिखने का, और कितना सुंदर गाना लिखा हो, भोर एक्सपीरियंस किया कहीं ना कहीं उस बस गाने के जरिए। हाँ, भूर भूर उजाओ को नई चीज़ क्या कि जब धीरे धीरे उजाला होता है, डन का नाम है सुर सुर बाज मुरली तुर तुर हाउ चली रहे फुर फुर। उसमें एक लाइन है, हाँ, जागणी भेजा शिव कैलासा देवी देवता हिमालय काटा, है ना। और एक है बाज गागरी तुन तुन, मतलब एक गागरी आप देखो अगर पानी उसमें कम होता है तो तुन तुन बजती है वो। तो लेखक देखो कितनी सोच उनकी। आजकल के जो जनरेशन है वो सिर्फ मैं ये कहूँगा हमारा जो गाना सिर्फ डीजे तक रह गया। मैं मुझसे कितने गोस्वामी जी कोई लाव तड़कता भड़कता, कोई लाव तड़कता भड़कता, अरे भाई साहब कुछ वो भी तो सुनो जिससे हम कहें कि हम उत्तराखंडी हैं। कुछ उन गीतों को भी तो प्यार दो जो हमारी संस्कृति को लेके आगे लेके जा सकती है। मतलब मैं देखो अच्छा है, मतलब सिर्फ रात के 9 बजे से 11 बजे तक या 8 बजे से 10-11 बजे तक के गीतों को ही आप ये मत समझो कि ये बहुत हाईलाइट गाने हैं। भूर भूर उजाऊ है गो, हे भूर भूर उजाऊ है गो, डान का नाबे सुर सुर बाज मुरली तुर तुर हाउ चली रे फुर फुर, भूर भूर उजाऊ है गो, हे जागणी भेजा धरती को का देवी देवता ही वाली काटा हो, हे जागणी भेजा धरती को का देवी देवता ही वाली काटा हो, ओ शिवा का डमरू बाजू, ओ शिवा का डमरू बाजू, मेरी ही वाला डम डम, मेरी ही वाला डम डम, घानी बाजी रे टन टन, भुरु भुरु उजाऊ है गो। सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि ये एक गॉड गिफ्ट है। पिताजी का जो आशीर्वाद है वो मेरे सर के ऊपर रहा। और लोग कभी कभी मेरे फेस रीडिंग से भी कहते हैं कि यार आप गोपाल बाबू गोस्वामी जी लड़के। मैं पूछता हूँ कैसे आपने कह रहे यार चेहरा वही लग रहा है क्योंकि हमने उनको देखा ऐसे। तो मुझे खुशनसीबी ऐसी होती कि चेहरे के साथ साथ भगवान ने मुझे वो आवाज़ भी कहते हैं लोग मिलती है, तो यही मेरी खुशनसीबी है और एक गॉड गिफ्ट है। और पिताजी को सिर्फ मैंने गुनगुनाते हुए सुना तो एक होता ही है कि आप अगर एक जीन में जो आ जाता है। छार फुगुनो जोगे जानो कैसेट निकाली। अच्छा, छार फुगुनो जोगे जानो, उसमें गाना था, बहुत हिट हुआ गाना। ये जो है सोमेश्वर के हमारा छाना बिलोरी गांव है। हाँ। तो उसकी ये धारणा गलत दी थी कि लड़के कहते मुझे छाना बिलोरी मत देना। हाँ। वहाँ की घाम जो धूप है बहुत तेज लगती है। हाँ। तो स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने उस गाने को उलट दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, उन्होंने कहा छाना बिलोरी लड़की आप कहती है कि मुझे छाना बिलोरी दो, खाला छाना बिलोरी को खाली बदनाम कर दिया है, भले इतनी अच्छी जगह है। वो गाना फर्स्ट है उसका शीट का। अच्छा। हाँ, राजूला मालूशाही पिताजी ने लिखी थी और हरोहित जी जो गाथा उन्होंने लिखी थी। ये तो गाथा है, ये तो अब बहुत बड़ी गाथा है, बिल्कुल, है ना। तो और उनकी वो लिखी थी उन्होंने, पिताजी ने भेटोली लिखी थी जी, है ना। और इस पे गाया अब ये आपके रामी बोरानी गढ़वाल की हकीकत कहानी है जी, उसको उन्होंने लिखा, उसको गाया। मतलब में तो कथा तो ये हकीकत कहानी तो उसको उन्होंने लिखा और गाया भी। तो वो गीत मैं काफ़ी मतलब मुझे वो जब उस गीत को सुनता हूँ तो काफ़ी इमोशनल ये चीज़ें हो जाती हैं जी। तो एक हकीकत कहानी है, उसकी मैं 2 लाइन आपको सुनाऊंगा जी। और राजूला मालूशाही हरोहित ये तो एक गाथा है, बिल्कुल, ये तो एक गाथाओं के साथ तरंगे के साथ गाई जाती है, लोक कथाएं हैं। लोक कथाएं। तो ये और उसके मैं रामी पुराणी के 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगा जी। बाटा गोड़ाई कख तेरो गोचा, बोले बोराणी क्या तेरो नोचा। बाटा गोड़ाई कख तेरो गोचा, बोले बोराणी क्या तेरो नोचा। घामा धो पारा अब होइएगे, घामा धो पारा अब होइएगे। इकुली नारी खेतु मातुरेंगे, इकुली नारी
खेतु मातुरेंगे बाटा गोड़ाई कख तेरो गोचा बोली बोराड़ी क्या तेरो नोचा। विवाह गीत जो चलती है ना आज भी लोगों को रुला देती है। तो उसकी ये कैसेट की खासियत देखिए आप, वो कैसेट बिल्कुल लोकल हमारी बिल्कुल उत्तराखंड भाषा जो है जी, लेकिन उसमें संगीत दिया है पंजाब के आदमी ने। अच्छा, पंजाब का श्री चरण सिंह आहूजा इतना हाई क्वालिटी का संगीतकार था, क्या बात। उसने उसमें दी आपकी संगीत दिया। मेरे ख्याल से आजकल उसने जो उसने इंस्ट्रूमेंट बजाए ना उसमें और जो धुन बनाया उसने बड़ी गजब की उसमें बीच में कंपोजिंग करी। तो आदमी रो देगा अपने आप ही अगर वो कैसेट बजेगी। क्या सुबह विदाई के गाने और शाम को बारात आने के गाने, मतलब वो कैसेट के पार्ट 1 में थे आने के गाने, पार्ट 2 में थे उसके विदाई के गाने। ये मेरी माता जी हैं श्रीमती मीरा गोस्वामी। और इस तो मतलब मैं आप लोगों को मतलब कहे कि मम्मी बहुत कम मतलब मैं लोग आओ शहर में ज़्यादा जाइए है ना, तो बुले नहीं ज़्यादा नहीं छो। और हमारे ये जो कम से कम 52-53 साल ब्याह ही है कि शादी को मम्मी के 52-53 साल हुए होंगे। 15 साल की एज में शादी हो गई थी। उस समय आपको पता ही है पहले ज़माने में छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी। और मम्मी मेरी हिमाचल प्रदेश रिब्बा रिकाउंपियो रिब्बा एक गांव है, वहाँ से मेरी माता जी हैं। और मेरे पिताजी मैं आपको बता रहा था कि पहले आर्मी में थे, तो उस दौर में वो वहाँ ही जॉब करते भी थे। तो वहीं से ही बात बनी और माता जी के साथ विवाह हुआ। अच्छा, क्या कहते हैं, इसीलिए आप कई सारे मैंने आपके शोज या लाइव इन कंसर्ट देखे हैं। हाँ। तो एक हिमाचली टोपी आप हमेशा पहनते। हाँ, मैं आपको बताने भी चाहूँगा क्या कहते हैं हिमाचली टोपी पहनता हूँ मैं। उसके पीछे भी कई लोगों ने एक कमेंट किया था, यार आप उत्तराखंड की टोपी नहीं पहनते, हिमाचल की पहनते। मैं आज आपके वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को बताने चाहूँगा। सबसे पहली बात क्या है, मेरे पिताजी उत्तराखंड से हैं, तो वो मेरे यहाँ हैं। मैं कहता हूँ तो मेरे यहाँ है। माँ मेरी हिमाचल से है, तो माँ को मेरे यहाँ रखता हूँ। तो दोनों को सांस सजोकर एक मुझे एक हकीकत बताऊँ, मुझे एक एनर्जी मिलती है जी। तो एक एनर्जी मिलती है, इसलिए मैं हिमाचल की टोपी अपनी माता जी की मतलब मैं वहाँ और पिताजी की विरासत को दोनों को आगे लेके चलता हूँ। जिसमें मैं कई बार लोग मुझे कहते हैं कि यार वो टोपी बहुत अच्छी लगती है, हमारे लिए भी लेके आना। कई लोग बोलते हैं कि गोस्वामी जी आप पहाड़ की टोपी क्यों नहीं पहनते मतलब में। तो मैंने जब उनको ये बताया, उन्होंने कहा यार बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो मैंने बताया कि यहाँ से मैं हिमाचल मेरी माता जी हैं और यहाँ कंठ से और अपने दिल से मतलब जी पिताजी हैं, तो दोनों को मैं साथ लेकर जाता हूँ और मंच में मुझे बहुत हौसला मिलता है उससे। शादी के 24 साल के बाद मम्मी पहली बार गई थी हिमाचल। और उससे पहले जब गई थी मम्मी हिमाचल शिमला पहुँची थी, जो मेरे तीसरे नंबर के भाई हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो ये वहाँ से वापस आ गए गांव की ओर। तो आज और उस ज़माने की आप कर सकते कि आज की लड़की अगर किसी से कहें कि बस सासू तेरा मायका आने वाला है और उससे कहें नहीं नहीं बच्चे की तबीयत खराब होगी तो वापस चल, तो मुझे नहीं लगता कोई जाएगा। तो मम्मी की जब उसमें बच्चे की तबीयत तुरंत मम्मी, तो पहले की जो महिलाएं थी जो मैं कह सकता हूँ कि अपने से बड़ों की जो बड़ी इज्जत करती थी, तो वो तुरंत मतलब वापस यहाँ आए। फिर सबसे पहले हिमाचल में ही गया, मम्मी मुझे लेके गई। अच्छा। हाँ, 24 साल के बाद, शादी के 24 साल के बाद मम्मी हिमाचल गई। और अभी तक मम्मी की जो एज हो गई ऐसी 65-69 साल की एज है और अभी तक 3 बार गई है। अच्छा। हाँ, 3 बार सिर्फ। आंटी आपके साथ में कैसे आप जुड़े, कैसे आपका मिलना हुआ, ये बताइए थोड़ा सा हमें। जब आप वहाँ आई तो शराब के लिए आए हो। अच्छा, कहते हैं कि उस समय एक हिमाचल में दो वहाँ की जो मेन मतलब वहाँ अंगूरी बनती है वहाँ पे ना, तो आर्मी वाले वहाँ पे जाते थे गांव में। तो उस गांव में बताया हुआ कि हाँ अंगूरी बनती है, तो होते ही आर्मी वाले, तो उस गांव में गए। तो वहीं मतलब में हमारे जो नाना जी उनसे भेंट हुई, तो माता जी से मुलाकात हुई उसी दौर में। और मेरी अम्मा जो है मिस किन्नौर रह चुकी है। अच्छा, क्या बात। हाँ, तो 7 बहनें, सबसे छोटी बहन मेरी माँ है और सब अच्छे भगवान के कृपा से अच्छी जगह पे, अच्छे फैमिली पे वो सभी लोग हैं। और सबसे छोटी मेरी मम्मी थी। तो होता ही है कि जब माता जी को, जब पिताजी ने माता जी को देखा तो उनको एक लगा कि यार मैं इनसे शादी की बात कहूँ करके, तो फिर उन्होंने नाना जी से बात रखी
और पहले वो मना कर रहे थे क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश बहुत दूर था और उन्होंने कहा कि इतनी दूर मैं अपनी लड़की को दे नहीं सकता, क्योंकि वहाँ और वहाँ का खान पान यहाँ के खान पान में धरती आसमान का अंतर है। क्योंकि वहाँ के लोग आप देखते हैं हिमाचल के सब अच्छे लोग, मतलब सेब हो गया, बादाम हो गया, चुल्ली हो गई और चिलगोजे हो गए, अच्छे लोग यहाँ पे। और हमारे पहाड़ में आप देखना कि बड़े पुराने ज़माने में यहाँ खाला नहीं है, भट्ट राजौड़ घोतक ये सब चीज़ नहीं है यहाँ, शिशोड़ा साग। तो मतलब मैं ये देखता हूँ कि कितनी बड़ी त्याग हमारे माँ ने हमारे लिए किया है कि मतलब राजे रजवाड़ों के घर को उन्होंने त्याग कर बिना सोचे समझे कि क्या होगा यहाँ, कैसा होगा, क्या होगा, मम्मी को पता भी नहीं था और पिताजी के साथ यहाँ शादी की और यहाँ आई और अपने इस क्षेत्र में और पिताजी के नाम को उन्होंने बरकरार रखा, इस क्षेत्र के नाम को बरकरार रखा। हम बच्चों को बड़ी कठिनाइयों के साथ उन्होंने पाला, क्योंकि होता ही है, जो हमारी मम्मी है बहुत अच्छी फैमिली से है वहाँ से, और आप यकीन मानोगे कि कम से कम 6 या 7 IAS अफसर हैं उसी परिवार में। और होता है कि मैं आपको रोज़ खीर खिलाऊं और आपको एक दिन खीर के साथ खीर बंद करके आपको मैं बिच्छू की सब्जी खिलाऊंगा तो आप दिल दहल जाएगा। तो रोज़ वो वहाँ एक चांदी के बर्तन में, आप आज भी जाओ, आप चांदी के बर्तन में मेहमानों को बड़ा नवाजा जाता है, चांदी के बर्तन में खाना खिलाते हैं अपने मेहमानों को और इतनी वहाँ पे इज्जत देते हैं कि जिसका वजह। और यहाँ आकर आपको मतलब मैं जो सब्जी आपने कभी देखी नहीं है, जो सब्जी आपने कभी खाई नहीं है, उन चीज़ों को खा रहे हो और आपने एक दिन नहीं खाना है, अब जिंदगी भर खाना है। तो उन परिस्थितियों में रहकर भी हम बच्चों को पाला, पिताजी का साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर पिताजी के साथ खड़े रही, तो ये हमारे सौभाग्य है। और हम अपने मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे भाइयों का ये पुनर्जन्म अच्छा कर्म किया होगा कि ऐसे माँ बाप हमें मिले, ऐसी माँ हमें मिली जो आज भी हम बच्चों के साथ एक अपनी साया हमारे ऊपर है और हम बच्चों को बड़ी विभिन्न परिस्थितियों में पाल कर आज इस काबिल बनाया है। मैं तो हमारे को तो कोई भी उनकी कैसेटों के बारे में पूछ लो आप, कौन कहाँ से निकली, कौन सा गाना है, किसने उसमें संगीत दिया, हम तो खोद 2 मिनट में खोद लेते हैं उसको। उस गाने को अगर जहाँ से भी नहीं मिले, ये होता है। जब वो हम थे जिन दिनों कैसेटों की ढेर लगी रहती थी तो सारी कैसेटें इकट्ठी करी थी, इससे पूछिए, ये मेरे घर में आते इसके सारे और डबल स्पीकर वाला वो था टेप रिकॉर्डर, उसमें सुनते थे हम गाने। सबसे पहले हम मंगाते रानीखेत से, रामनगर से, कहाँ से कैसेटें मंगाई हमने, दिल्ली से तक मैंने लाजपत राय मार्केट से कैसेटें मंगाई उनकी। क्या बात, एक शेख ना कहे कि उन्होंने कहा मैं जाऊंगा तीसरे दिन आऊंगा, मैंने कहा उनकी कैसेटें लानी, शादी सीरियल भाई हम हेरदा जो कमाने वाला है उनके भाई साहब रानीखेत में दुकान है, उनकी दुकान में जाते थे कि यार वहाँ से मंगा दो करके वाली कैसेट, वो कहते अरे आई थी तो चली गई, वो 100 पीस आए थे, 100 पीस एक ही दिन मोड़ गए। क्या बात। ये सुरों के धनी और आवाज के जादूगर को किस्मत ने उत्तराखंड वासियों से जल्दी छीन लिया। मात्र 55 वर्ष की आयु में उन्हें ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारी हो गई। उन्होंने इस बीमारी का दिल्ली एम्स में इलाज भी कराया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाया। 26 नवंबर 1996 को उत्तराखंड का महान गायक हमें छोड़कर अनंत यात्रा पर चले गए। तो जिस दिन वो यहाँ से गए, मतलब नैनीताल को गए, तो उसके बाद फिर वो दोबारा नहीं आए, मतलब जैसा है वैसे। तो उस दिन ये टहली गई वैसे, वो 2 रुपये की नमकीन लेके गया। अच्छा, हाँ 2 रुपये की नमकीन बहुत आती थी, आज तो वो 2 रुपये की नमकीन जो है हम 22-24 रुपये की दे रहे हैं, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा बेटा तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, बस अब हमारा कोई पता नहीं है हम कब हैं कब नहीं है, वास्तव में पता नहीं वो बाणी लगी, वही उनका सत्य हम मतलब बोलना जो बोला उन्होंने। पिताजी आखिरी के दिन मुझे इतना याद है, जब पिताजी घर से गए, शायद उसके बाद 6 महीने के 4 या 5 महीने के बाद पिताजी गुजर गए थे। तो जाते समय उनके वो शब्द थे जो हमारी भाभीयों से कहा उन्होंने कि मतलब मम्मी का ख्याल रखना, इसका कहना मानना, और मैं आऊँगा और फिर आप लोगों के लिए मतलब मैं दीपावली में कुछ ना कुछ लेके आऊँगा, ये शब्द थे उनके। तो उस बार पिताजी आए नहीं और मनी आर्डर भेजा उनने 400 रुपये मनी आर्डर भेजे उस समय। तो 400 रुपये में बल्कि 200 रुपये बड़े भाई ने मम्मी को दिया, 200 रुपये एक भाई ने, 100 रुपये एक भाई ने 100 रुपये रखे। तो उस समय दीपावली का समय था। मैं आपको बताऊंगा ये घटना ऐसी घटी, हम 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बने थे। तो मेरे बड़े भाई राम, एक भाई लक्ष्मण, एक भरत, शत्रुघ्न, और यही शिशु मंदिर में रामलीला हुई थी। दिन देखो ऐसा हुआ, दशरथ विलाप का दिन था। पिताजी वहाँ एडमिट हो गए, हमें पता नहीं था। जैसे ही हम लोग रामलीला ख़त्म होने के बाद जैसे घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद ठीक रात के 1 बजे दरवाज़ा नॉक किया। मम्मी ने दरवाज़ा खोला,
उन्होंने कहा आप कौन? उन्होंने कहा हम नैनीताल से आए हैं और गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को बुलाओ। तो वहाँ दशरथ विलाप, वहाँ भाई साहब राम बने हैं, यहाँ रामलीला चल रही है और बीच रामलीला में उनको वहाँ जाना पड़ा। वो वहाँ गए। आप देखिए एक हकीकत बा, जब जो कोई व्यक्ति जब कुदरत से जुड़ा होता है, प्रकृति से जुड़ा होता है और जो भगवान को इतना मानता है, तो कहीं ना कहीं जब उसके साथ कुछ घटित होता है तो अपने आप आभास होना शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि यार ये हो रहा है तो शायद मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो भाई साहब का वहाँ जाना, यहाँ रामलीला में पूरा मंच में पूरी आग लग गई, यहाँ पूरा मंच जल गया यहाँ। और रामलीला वैसी भी होनी नहीं थी क्योंकि मेन पात्री लोग चले गए और हमारे पिताजी वहाँ एडमिट हो गए। और यहाँ देखो किस्मत देखो कि यहाँ पूरी रामलीला मंचन सब खा गए, एक कपड़ा नहीं बचा यहाँ। तो उसके बाद भाई साहब वहाँ गए और पिताजी उनको ब्रेन ट्यूमर था। तो उस समय शिवो साहब भी आए, बल्कि नारद तिवारी जी और वो भी उनके पूछने के लिए आए। उन्होंने कहा इनको अगर यहाँ नहीं तो आगे शिफ्ट करो कहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत से बहुत 20 दिन तक बच पाएंगे, अब नहीं बच पाएंगे ज़्यादा। तो क्या समस्या थी या फिर क्या? पिताजी को ब्रेन ट्यूमर था। अच्छा। तो ब्रेन ट्यूमर जब उनको पहले से जब उनको था, जब तो उन्होंने कभी मतलब माता उनके मतलब मम्मी उनके सामने कभी जिक्र नहीं किया, इसलिए जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा अगर मैं इनको बताता हूँ मेरे को ये परेशानी, ये दिक्कत परेशानी ये ज़्यादा ले लेंगे करके। और उन्होंने समझा ये छोटी सी बीमारी है, ये दवाइयों से ठीक हो। दवाइयाँ खाते रहते थे। कुछ तो बार इस पूछनी तुम के खामचा के नहन मीरा ये ऐसा दवाई थी, ये आवाज़ ठीक करती है, ऐसा बोलते थे। मतलब बताया नहीं कभी मेरे को ऐसी परेशानी दिक्कत है करके। तो जब उन्होंने फिर वो लापरवाही धीरे धीरे वो ब्रेन ट्यूमर ने बृहत रूप लिया। और ब्रेन ट्यूमर में आज भी है, हर ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। कई ऑपरेशन होने के बाद भी व्यक्ति कुछ सालों के बाद रह नहीं पाता। तो यही चीज़ मैं उस समय आप एक यकीन मानिए कि मैं उसमें 11 साल का था जिसमें पिताजी गुजरे। अच्छा। हाँ, मैं 11 साल का था जिसमें पिताजी गुजरे। और मुझे याद है कि एक राजश्री फिल्म प्रोडक्शन हिंदी जगत के, जय माँ संतोषी फिल्म देखी होगी आपने, कई उन्होंने फिल्में बनाई। अभी अमिताभ बच्चन की नई मूवी आई है जिसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और गुड बाय, वो फिल्म भी राजश्री फिल्म प्रोडक्शन ने बनाई है। तो पिताजी को लेटर दिया था उन्हें हिंदी जगत के लिए कि तुम यहाँ आओ करके, गाओ करके हिंदी। उन्हें गाऊँगा तो मैं पहाड़ के लिए गाऊँगा। तो उन्होंने मना कर दिया। उस ऑफर को भी ठुकराया, बल्कि उसका लेटर पैड में अभी दिखाऊंगा, वो भी मेरे पे आज भी है। और उसमें चुनाव निशान जो होता था, आज तो हाथ होता है, उसमें चुनाव निशान गाय बच्ची होती थी कांग्रेस का। तो उनने वो गाना भी गाया था, इंदिरा तिरु गुरु गाय को बचा गुरु दगड़ बाज करके गाना गाया। वो भी बहुत हिट वो गाना हुआ था उस समय। तो इंदिरा गांधी जी ने भी उनको लेटर दिया था कि मैं गोस्वामी जी आपके गाने से काफ़ी प्रभावित हूँ करके। और उस समय आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ग्रामोफोन जो कैसेट आते थाल पोस्ट में, वो पहले व्यक्ति थे जिनकी मतलब ग्रामोफोन में जिनका कैसेट जिनकी बनी सबसे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में। मतलब आज तो आप उत्तराखंड से वो हो गया है। तो काफ़ी उन्होंने बहुत संघर्ष किए। संघर्ष करने के बाद बहुत, बल्कि मुझे याद है कई लोग कहते थे मुझे यहाँ पे एक, जब मैं अभी दिखाऊंगा, हमारे एक गांव का एक जंगल है, पिताजी यहाँ पर गाय बच्चा जब चराते थे तो गुनगुनाते थे वहाँ से। तो नीचे ये सड़क में तक आवाज़ आती थी, तो लोग रुकते थे जाते समय, अरे ये कौन गा रहा है, अरे कौन गा रहा है, ये कौन गा रहा है। आज तो यातायात के इतने साधन हो गए, अगर आप ऊपर भी कुछ आवाज़ नहीं आती, पहले माहौल बड़ा शांत रहनी है, कोई केला बुलाया मत, सट्टा आवाज़ नहीं है। तो ये चीज़ है क्या नाम का नहीं, लोग बात सुने हैं। कुछ किताबें उनकी जो अप्रकाशित रह गई हैं, तो उन्हें प्रकाशित करने जा रहे हैं। बिल्कुल ज्ञान ज्योति और दीप ज्योति करके ज्ञान दर्पण है जी। एक ज्ञान दर्पण है, एक ज्योति दर्पण कुछ है, ऐसी दो किताबें हैं जिनमें कम से कम 150-200 कविताएँ होंगी जिनमें उन्होंने लिखा है हर चीज़ों को, पहलुओं के बारे में। तो बहुत जल्द वो प्रकाशित होंगी। ये हम लोगों ने इस पे लगे हैं हम लोग। बिल्कुल। स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी उत्तराखंड गीत संगीत को अपना अतुलनीय योगदान देकर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अमर कर गए।